हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन IAS PT 365, हम इन्वायरमेंट की करना स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हम स्टेट PSC की बात करें या फिर हम UPSC की बात करें। आजकल इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान है एग्जाम्स का, इसलिए इन्वायरमेंट की PT 365 हम पहले कवर करवा रहे हैं। इसके पहले हमने कल्चर की PT 365 कवर कर ली है। अगर वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसके हार्डली 6 वीडियोस हमने बनाए हैं, उसमें उसको कवर किया हुआ है, तो 6 पार्ट्स आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ग्लोबल सिनारियो की बात कर रहा था, जिसमें कि ओजोन होल के बारे में बात की है। अब ओजोन होल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और अभी रिसेंट में स्टडी हुई है 20 और 22 के बीच में, तो बताया गया है कि ओजोन होल जो है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और उसके कारण से थिन होने लगी है अंटार्कटिका। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं ओजोन लेयर एंड ओजोन होल दोनों की बात करूंगी तो ये क्या होती हैं, थिन शीट्स ऑफ गैसेस होती हैं इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए ये पूछ सकते हैं कि कौन से पार्ट में आता है अर्थ के, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आता है, ये पता होना चाहिए। सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनको एब्जॉर्व करने का काम करता है। अब जितनी ज़्यादा ये शीट थिन होने लगेगी तो उतनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज सन की डायरेक्टली आने लगेंगी, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना। हम इसलिए आजकल देखिए सनस्क्रीन का फैशन भी बहुत ज़्यादा इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं कहीं ना कहीं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो 90% जो अर्थ का ओजोन है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ओजोन होल जो है वो एक रीजन है जो एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में ओवर अंटार्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल, वहाँ पर ओजोन होल देखने के लिए मिला है, ये आपको बताया गया है। ठीक है। डिनोट्स द एरिया वेयर द ओजोन लेयर ड्रॉप बिलो 220 डेप्सन यूनिट। अब देखिए यहाँ पर डेप्सन यूनिट दिया है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि अगर हम कैसे बोल सकते हैं कि ओजोन लेवल को मापने की इकाई क्या है, तो हम बोल सकते हैं डॉप्सन यूनिट्स है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एवरेज थिकनेस अगर ओजोन लेयर की बात करूँ तो 300 डॉप्सन यूनिट है, ये ध्यान रखेंगे। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि ह्यूमन मेड गैसेस होती हैं, जो कि रीच करती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में और रिपीटेडली ब्रेक करती हैं उस ओजोन के मॉलिक्यूल को। ये प्रोसेस जो कैटलिस्ट साइकिल कैटालिटिक साइकिल की कहलाती है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ लूप चलती रहती है कैटालिटिक साइकिल। इस प्रोसेस से ही क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैटालिटिक प्रोसेस साइकिल यहाँ पर चलता रहता है। अगर हम बात करें मेजर ओडीएस की, मतलब ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CFC है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है और हेलेंस है। ठीक है। स्टेटस की अगर बात करूं तो ओजोन लेयर ऑन द ट्रैक टू रिकवर विद इन 4 डिकेड्स। अभी हमको 4 डिकेड मतलब 40 साल की बात कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बताया कि अभी हमें 4 डिकेड्स लगेंगे ओजोन लेयर को ट्रैक पर रिकवर करने के लिए। तो ये ग्लोबल सिनारियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसकी एक एक डिटेल आपको पढ़नी है। ठीक है। ये देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट होती हैं, स्प्लिट अ क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम CFC मॉलिक्यूल, अलग कर देती हैं। द क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप ऑन द ओजोन मॉलिक्यूल मेकिंग अ होल इन अ ओजोन लेयर एंड द मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड आर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी देखिए CFC को इन्होंने यहाँ पर मॉलिक्यूल को छोड़ा है, तो उससे क्लोरीन अलग अलग अपने कार्बन से टूट कर फ्लो, देखिए एक फ्लोरीन निकाल रहा है, एक कार्बन निकाल रहा है और यहाँ पर आपको क्लोरीन मिल रहे हैं। ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स CFCs आपको देखिए एरोसॉल्स हो सकता है, रेफ्रिजरेंट्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। HCFCs में भी एरोसॉल्स, रेफ्रिजरेंट्स और सॉल्वेंट्स आएंगे। हेलेंस में हमारे फायर एक्सटिंग्विशर आ जाते हैं और मिथाइल ब्रोमाइड हमको पेस्टिसाइड से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना है। तो रिसेंटली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टारगेट की बात करिए, इंडिया ने उसको सरपास कर लिया है, जो भी उन्होंने टारगेट रखा हुआ था। ठीक है।
किसने बताया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एंड यूएनडीपी ने इसके बारे में बताया है। तो इंडिया ने यहाँ पर एक अचीवमेंट हासिल किया है, एक्सीडेड द 35% HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज्ड आउट गोल। ये हमने रखा हुआ था कि 35% हमको उसको क्या कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। तो 44% रिडक्शन अचीव कर लिया है हमने 2020 में बेसलाइन से। ठीक है, मतलब जितना हमने बोला था उससे हमने ज्यादा कर लिया है। एलिमिनेट HCFC 141 बी है ना, ये इसकी यूनिट है, याद ध्यान रखना है आपको। HCFCs आर एम्प्लॉयड एज अ रेफ्रिजरेंट पे आपको पता है यूज होता है। नए इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में अब इसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और यहाँ पर 141B के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये ब्लोइंग एजेंट की तरह काम करता है। किस चीज के लिए? रिजिड पॉलीयूरेथीन फोम के लिए, ये ध्यान रखेंगे। ये और क्या करता है? फेज आउट हमने कर दिया HCFC के यूज को न्यू इक्विपमेंट्स में बाय दिसंबर 2024। कंप्लीटली हमने इसको अलग कर दिया है ना, कंप्लीटली लिखा हुआ है टर्म, तो ध्यान रखेंगे कि एक्सट्रीम नहीं है, कंप्लीटली बोला गया है यहाँ पर। अहेड ऑफ अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्केड्यूल हमने 2030 का रखा था, तो 2030 की जगह हमने इसको अभी कहीं अचीव कर लिया 2024 में ही। तो एक अचीवमेंट है इंडिया का, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। किससे रिलेटेड है? HCFC टारगेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना, जितना जितना हमने बताया वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक इंडिया का प्लान है वो पता होना चाहिए, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP। इट एम्स एट रिड्यूसिंग द कूलिंग डिमांड, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड अडॉप्टिंग द बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस बाय 2037-38। क्योंकि ये लक्ष्य हमने 2030 का रखा हुआ था, इसलिए ये भी हमने 2037-38 का लक्ष्य रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1987, सॉरी इन द ईयर ऑफ 1987 ये प्रोटोकॉल आता है, ये ध्यान रखना है। देन यहाँ पर इसको बोलते हैं अंडर इम्प्लीमेंट हुआ अंडर वियना कन्वेंशन जो 1985 में आया था। एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो एलिमिनेट करती है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ODS के बारे में याद रखेंगे। सिग्नेटरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी रेटिफाइड ट्रीटी ऑफ UN के साथ ही यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस के साथ ही मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। किगाली एग्रीमेंट का संबंध भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही है, दैट वाज अडॉप्टेड इन 2016। हम बोल सकते हैं कि किगाली एग्रीमेंट ही कहीं ना कहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अपडेटेड वर्जन है, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? फेज आउट करना है हमको HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। ठीक है, याद ध्यान रखेंगे आप। फिर उसके बाद HFCs आर नॉन ODS ऑल्टरनेटिव टू CFCs एंड HCFCs but their global warming potential is thousands of times that of a carbon dioxide। मतलब कि HFCs जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसलिए हमको चूंकि ये नॉन ODS ऑल्टरनेटिव है बट फिर भी हीटिंग ज़्यादा करते हैं, इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट डिवाइड द नेशन इनटू 3 ग्रुप्स फोर विथ अ 4 स्टेप पाथ टू अचीव 80% का ग्रुप अलग रखा गया है। अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप डिवाइड किए गए। 2047 का लक्ष्य रखा हुआ है, रिड्यूस करना हमको कंजप्शन 2047 तक। इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया था? जब वियना कन्वेंशन में गया था 1991 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया 1992 में। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो जाएगा। हमने रेटिफाई कब किया है? किगाली एग्रीमेंट को 2021 में, बहुत अपडेटेड वाला है इसलिए ध्यान रखेंगे। और जो हमने यहाँ पर फेज आउट के लिए स्टेप्स रखे हुए 4 स्टेप्स, वो हमने 2032 का लक्ष्य रखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 2032 में 10% रिडक्शन करेंगे, फिर 2037 तक हम 20% करेंगे, 42 तक 30% और उसके बाद 47 तक हमको कितना रखना है? 85% करना है। टारगेट थोड़े से ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है स्टेट ऑफ अ क्रायोस्फीयर 2023। अभी न्यूज में क्यों था? तो बेसिकली द स्टेट ऑफ अ क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्रीज इज टू हाई रिपोर्ट। 2 डिग्री से ज्यादा, आपने सुना होगा ना, टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसी के बारे में बात की गई है। और रिपोर्ट रिलीज किसने करी है ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने इसको लॉन्च किया है। अभी बेसिकली है क्या? तो ये एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ के क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व करके रखती है। क्रायोस्फीयर क्या होता है मैं आपको एक इमेज के फॉर्म में आपको अभी बताने वाली हूँ। तो ICCI प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा है क्लाइमेट डायनेमिक्स ऑफ क्रायोस्फीयर के लिए।
ये बेसिकली ग्लोबल इम्प्लीकेशंस पर फोकस करते हैं और क्रायोस्फीयर वार्मिंग पर। और इस रिपोर्ट्स के अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूंगी तो बेसिकली हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए, बट वो हो रहा है। हिमालय की बात अगर यहाँ पर दी गई है, हिमालय एक्सपेक्टेड टू लूज 50% ऑफ टुडेज आइज। देखिए 50% आइस अभी की ही खत्म कर दी गई है। एंड इफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टचेस 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत वर्स कंडीशन हो सकती है। और लास्ट डिकेड में विटनेस 7 वर्स्ट ईयर ऑफ द आइस लॉस। तो यहाँ देख लीजिए क्रायोस्फीयर क्या होता है। बेसिकली ये देखिए आइस कैप है, आइस कैप से स्नो जनरेट होता है, ग्लेशियर यहाँ से आपको पिघलना चालू होता है। परमाफ्रॉस्ट करके रीजन यहाँ पर आपको पता है, जहाँ पर लेक्स एंड रिवर पर आइस आती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर यहाँ से ज्यादा आइस बहकर आने लगेगी तो सी लेवल जो है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। आइस की सी जो है वो देखिए पिघल पिघल कर इधर उधर अपने आप टूटने लगेगी, आइसबर्ग्स टूटने लगेंगे, आइस शेल्फ टूटने लगेंगे, और फिर यहाँ पर एक आइस की शीट जनरेट हो जाएगी। तो लैंड जो है वो बहुत कम बचेगी, पूरी जगह आपको बर्फ या फिर समुद्र देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है क्रायोस्फीयर किस तरह का रीजन है। अब बात कर लेते हैं क्रायोस्फीयर की। इट इज द फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, ये ध्यान रखना है। इट्स रोल इन अ ग्लोबल क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो हेल्प करता है रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, जहां पर फ्रोजन टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक हीट हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के यूज होता है। किस कारण से देखने के लिए मिल रहा है क्रायोस्फीयर में अपन को परेशानी? ड्यू टू द हाई अल्बीडो। अल्बीडो इफेक्ट ध्यान रखना है। बेसिकली अल्बीडो होता क्या है? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट सरफेस रिफ्लेक्ट, जितना भी सरफेस रिफ्लेक्ट करती है। तो अब लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वजह से अल्बीडो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। स्टोर्ड कार्बन भी होती है जो परमाफ्रॉस्ट रीजन में अलग से जमा होती है इनसाइड द सॉइल, ये आपने पढ़ा है। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो वाटर अवेलेबिलिटी की, तो इसमें 80% ऑफ वर्ल्ड का फ्रेश वाटर यहीं पर आपको ग्लेशियर्स आइस शीट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आइस मेल्ट जो होता है वो क्रायोस्फीयर में ये क्या कॉज करता है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सी लेवल राइज, मैंने अभी जैसे आपको बताया। और इंडिया का इनिशिएटिव इसके लिए क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, एक मिशन ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन वादिया इंस्टीट्यूट, ठीक। नेक्स्ट आता है आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका। अब देखिए ऑब्वियसली जब एक तरह की चीज हो रही है एक जगह, तो सारी जगह पर आपको वही सुनने के लिए मिलेगा न्यूज में। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेटेड आइस मेल्ट की बात करी है, जो कि वेस्ट अंटार्कटिका में नोटिस किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। और बहुत सारी स्टडीज, कंप्यूटर सिमुलेशंस परफॉर्म किए गए हैं। वेस्ट अंटार्कटिक क्या है? आइस, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है जो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई है। कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सी लेवल राइज अप टू 5 मीटर। यहाँ से सी लेवल जो है वो 5 मीटर और बढ़ने की संभावना है, ठीक। ओशन रिवर ड्राइवन मेल्टिंग ऑफ द फ्लोटिंग आइस शेल्फ इन द ऑमंडसन सी। देखिए ऑमंडसन सी आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मैप रखे हैं तो उसके पास जाकर एक बार देख लीजिए, एमंडसन सी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी लेवल के राइज होने की बेसिकली बात की गई है। बहुत ज्यादा आपको इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, थोड़ी बहुत ही किस सी के पास में है, वेस्ट अंटार्कटिका की हम बात करें, आइस मेल्ट किस सीक्वेंस में होगा, तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ग्लोबल इफेक्ट ऑफ अ सेफगार्ड अंटार्कटिका हमने कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं? तो एक अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी जो कि 1959 में साइन की गई है, इंपॉर्टेंट है, with the objective to demilitarize अंटार्कटिका, प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन। इसीलिए यहाँ पर क्या बनाई जाती है? रिसर्च स्टेशन भी बनाए जाते हैं। तो इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया का रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिका में मौजूद है, जल्दी से मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे कि कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील 1972 में इंडिया लेकर आया, इसको साइन किया सारे लोगों ने। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज 1982 अगेन रेटिफाइड बाय इंडिया। प्रोटोकॉल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मैड्रिन प्रोटोकॉल के बारे में अगर पूछा जाए तो 1991 में अगेन साइंड बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम भी चलता है विच बिगिन इन 1981, बिल्ट 3 रिसर्च बेसिस। मैंने अभी आपको बताया अंटार्कटिका में कौन कौन से नाम भी आपको बता देती हूँ। दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में आया है, मैत्री जो कि 1988 में आया है, और भारती जो कि 2012 में आया है। नाम याद रखना है तीनों के, दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 एंड भारती 2012।
अभी के समय पर मैत्री और भारती नई है और फुल्ली ऑपरेशनल है। अब दक्षिण गंगोत्री काम नहीं करती है। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन से यहाँ पर हमने काम किए हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की। बेसिकली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहना चाहिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के तहत इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी काम करता है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि आर्कटिक की बात कर ली, अब ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ट्वाइस एज मच एज द वर्ल्ड। इसी को बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इट रिफर्स टू द वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन द पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स। जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पोल्स पे भी उतनी गर्मी पड़ रही है, ट्रॉपिक्स पे भी उतनी गर्मी पड़ रही है। इसके बारे में बात करिए। एज पर सम अदर स्टडीज, आर्कटिक हैज वार्म्ड नियरली 4 टाइम्स फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1979 से 2021। जब से हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी, हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, तब से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अंटार्कटिक का जो है वो एलिवेटेड कॉन्टिनेंट है विद परमानेंट आइस एंड स्नो, लेकिन तब भी यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पोलर एम्प्लीफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है, आर्कटिक में है, देन अंटार्कटिका, एज इट इज एन ओशियन कवर्ड विद द सी आइस, व्हाइल अंटार्कटिका इज एलिवेटेड कॉन्टिनेंट विद परमानेंट आइस एंड स्नो। ठीक है, अब यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, ये तो सभी को पता है। प्रिवेलिंग सिस्टम के कारण एयर सर्कुलेशन जो है वो खराब हो रहा है, जिसके कारण से ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में बताया है, देखिए किस तरह से काम करता है ना। राइज इन एयर टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस, ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण से ही हमको पता है मेल्टिंग ऑफ सी एंड आइस स्नो होता है, वार्मिंग ऑफ अपर ओशन ओजोन लेयर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। अब कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं। अभी बेसिकली 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी स्कोप 28 हुआ, चर्चा में बहुत ज़्यादा था। किसके द्वारा किया गया, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम ध्यान रखना है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, दुबई में आयोजित किया गया है। अब बेसिकली कोप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर UNFCCC डिस्कस करता है हमको किस क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करना है। इसकी जो मीटिंग है वो रिव्यू होती है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत, और सबमिट करते हैं मेंबर कंट्रीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट याद रखना 2015 में हुआ था। फाइनल डॉक्यूमेंट कॉल द UAE कंसेंसस अडॉप्टिंग ड्यूरिंग कोप 28। अजरबैजान एंड ब्राजील होस्ट करेंगे कोप 29 जो 2024 में होने वाला है, एंड कोप 30 जो 2025 में। तो अजरबैजान करेगा कोप 29 को और ब्राजील करेगा कोप 30 को। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं इस समय पर। तो रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस करके एक रिपोर्ट आई है, रिलीज कौन करता है, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस करता है। और ये कोप 26 की प्रेसिडेंसी में बात आई थी कि हमको इस तरह की एक रिपोर्ट जारी करना चाहिए। इसकी की फाइंडिंग्स की अगर बात करेंगे तो वही है, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटी मोर देन ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट डिकेड बट स्टिल टू लो। अभी हमको फाइनेंस कमिटी और बढ़ाने की आवश्यकता है, और वो बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड चाइना पर, जो कहीं ना कहीं इसको मिटिगेट करने के लिए यूजफुल होगा। एन आई ऑन द मीथेन रिपोर्ट, मीथेन रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये रिलीज करता है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO, और ये यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के तहत काम करता है। ये लॉन्च करता है, लॉन्च हुआ है G20 लीडर समिट जो कि 2021 में आयोजित की गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब हम UNFCCC की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस को टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। उसके लिए एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो कि साइन कब हुई है, इन द ईयर ऑफ 1992 बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। इसका हेडक्वार्टर आपको बॉन जर्मनी में देखने के लिए मिल जाता है। 197 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है। की एग्रीमेंट्स यहाँ पर आपको पेरिस एग्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, अभी मैंने बताया 2015 में हुए, लीगली बाइंडिंग है, हर एक देश को मानना जरूरी है। टेम्परेचर कितना रखना है, इंक्रीज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए, और लिमिट इसको रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया गया था और एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कमिटमेंट इसका एक हमने कमिटी बनाई थी जो कंट्रीज और इंडस्ट्रीज, कंट्रीज और इकोनॉमी को लिमिट करने के लिए और उनकी रिड्यूस करना है GHG। तो अब ये कमिटमेंट्स एंडेड इन द ईयर ऑफ 2020।
ठीक है। यहाँ पर कुछ 8 स्टेप्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें। ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट निकल कर आई थी, तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा उद्देश्य है नहीं, 8 स्टेप दिए हैं। ट्रिपलिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, हमको ट्रिपल करना है बाय द ईयर 2030। एक्सेलरेट करना है एफर्ट टू फेज आउट द अनबेटेड कोल पावर, ठीक है। यहाँ जीरो एमिशन की बात करी गई है, लो कार्बन फ्यूल्स की बात करी गई है। ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर, तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, इसलिए ध्यान रखना है आपको, जो कि COP 28 में इंडिया के द्वारा लाया गया था, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट सर्व्स एज द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली अगर किसी के पास अच्छे आइडियाज़ हैं, कुछ अच्छे डायलॉग्स बोलना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिफर्स एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और ग्रीन क्रेडिट पोर्टल बनाया गया है, ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए। ग्रीन क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, फोकस ऑन द वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर एक और हमने काम किया है, इंडिया जिसका सिग्नेटरी तो नहीं है, लेकिन 118 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज ली हुई है बहुत सारे लोगों ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद देखिए 4%, नॉट मोर देन 4% बाय 2030 की बात करी गई है एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रेट की। और ग्लोबल कूलिंग प्लेज भी लिया गया है, जो इनिशिएट किया था यूएई ने, इसका भी इंडिया सदस्य नहीं है। जिसका सदस्य नहीं वो अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली कूलिंग एमिशन एटलीस्ट 68% करने की बात है 2050 में, और इंक्रीज करना है एक्सेस ऑफ सस्टेनेबल कूलिंग बाय 2030। डेट्स याद रखना है, दैट्स इट। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर देखने के लिए मिलता है। इन्हें 50 कंपनीज ने साइन ऑलरेडी कर चुकी हैं, ये थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो जीडीए किस 3 पिलर्स पे फोकस करता है। एक तो स्केलिंग एनर्जी सिस्टम ऑफ टुमारो, टुमारो हमारा कैसा होगा, किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करना है। डीकार्बनाइजिंग एनर्जी सिस्टम ऑफ टुडे एंड टारगेटिंग मीथेन एंड अदर नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। फिर अफ्रीका ने एक ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव किया है, यहाँ पर अफ्रीकन लीडर्स ने इसे लॉन्च किया COP 28 में। वही है ग्रीन ग्रोथ इंडस्ट्रीज इन अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टेरा फंड याद रखना है, अल्टेरा फंड इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अल्टेरा फंड अनाउंस किसने किया है, यूएई ने किया है। कितना, $30 बिलियन क्लाइमेट फंड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने एनडीसीज के बारे में आपको बताया। UNFCCC के सेक्रेटरीट इसको रिलीज करता है, इसकी रिपोर्ट रिलीज करता है, 2023 में रिलीज की गई अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इस पे फाइंडिंग्स क्या आई हैं, वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक ऑफ अ पेरिस एग्रीमेंट, जो बात करी गई थी वो नहीं कर पा रहे हैं लोग, ये बोल रहे हैं। बेसिकली अब हमको लेटेस्ट एनडीसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि एमिशन में इंक्रीज हो जाए 8.8%, इंक्रीज एमिशन बाय 8.8% बाय 2030 रिलेटिव टू 2010 लेवल्स। तो 2030 तक 8.8% हमको इंक्रीज करना है एमिशन, ठीक है। 40% ऑफ द पार्टीज आउटलाइन द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड राइट टू इंडिजीनियस पीपल इन अडेप्टेशन, इसके बारे में बात की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ध्यान रखेंगे, साइन बाय द कंट्रीज ड्यूरिंग COP 26 ऑफ UNFCCC। इन्होंने रिक्वेस्ट करा था पार्टी से कि रिविजिट करिए अपनी स्ट्रेंथ को, कि आप 2030 तक जो भी आपने टारगेट रखे हैं उनको कोशिश करिए आप 2022 तक कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक। इसकी समिट जो है हर 5 साल में होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट। चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कुछ गाइडेंस दिया गया है कि बच्चों को किस तरह से हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट पे, और बच्चों के क्या राइट्स हैं इसके बारे में बात करना है। फॉर्मली नोन एज जनरल कॉमेंट नंबर 26, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टेट ऑब्लिगेशंस अंडर द UN कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। एक चाइल्ड का क्या राइट है जब भी हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, बेसिक बात, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ और इनिशिएटिव दिए गए हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, ये पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ने। उन्होंने अप्रूव किया है GHG मॉनिटरिंग इनिशिएटिव जिसका नाम है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। एड अर्जेंट एक्शन इन रिड्यूसिंग हीट टैपिंग गैसेस, ठीक है। यहाँ पर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन, सस्टेन्ड, ग्लोबल सेट ऑफ सरफेस बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन।
4 चीजें ध्यान रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव है, सस्टेन्ड है, ग्लोबल सेट ऑफ सरफेस बेस्ड है एंड सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक, यहाँ पर GHG का प्रायर एस्टिमेशन करके रखना है और डेटा एसिमिलेशन सिस्टम, बेसिकली वही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन भी यहाँ पर आया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और US गवर्नमेंट लेकर आई है। लॉन्च कब हुआ है? COP26 में, इंडिया इसका सदस्य है। फिर मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन क्लाइमेट, ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट आया है, ये लॉन्च हुआ है 2009 में और ये फैसिलिटेट करते हैं कैंडिड डायलॉग अमंग द मेजर एमिटिंग कंट्रीज के बीच में। फिर आता है इनहैंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप, इनैक्ट करके इसका नाम है, ये ध्यान रखना है, इसका इंडिया पार्ट नहीं है। 6 कंट्रीज प्लस UNEP ने इसको लॉन्च किया है, ये पता होना चाहिए, जर्मनी एंड इजिप्ट अलॉन्ग विद IUCN एट COP27। ठीक है, ये ध्यान रखना है। COP27 आयोजित कहाँ किया गया था, ये भी इसमें पता चल जाएगा, इजिप्ट में 2022 में आयोजित किया गया था। और उसके बाद है ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेज, GRA, न्यूजीलैंड में से लॉन्च किया गया है, इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, 2009 में से लॉन्च किया गया है। करेंटली 67 मेंबर्स हैं, अभी इंडिया ने पार्ट नहीं लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपाला मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशन हुआ था, जहाँ पर 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने अपना एक संगठन बनाया, कंपाला आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। फिर डेटा इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ये UNDP और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल पब्लिक गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर कूल कोएलिशन की बात करेंगे, UNEP लेड कूल कोएलिशन आया है, जहां पर ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, मैंने अभी आपको पढ़ाई है इसके पहले, उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली UNEP ने इसको लॉन्च किया और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इस पर बेस्ड थी, जो इस पर 2030 के एजेंडा की बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद FAO एक्शन प्लान आया 2022 से 25 तक का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया एक्शन प्लान को अपने, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इसके भी 3 पिलर्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एंड रीजनल क्लाइमेट पॉलिसी एंड गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्रीज, ये सारी चीज़ें। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, ये हमने अपनों को इंडाइसिस वाली क्लासेस में भी पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर पढ़िए। जर्मन वॉच इसे लॉन्च करता है, इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, GHG एमिशन 40%, रेन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20 एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20। टॉप 3 प्लेसेस होना चाहिए, 1 से 3 अभी वेकेट रखे गए हैं इसमें। ठीक, उसके बाद नैरोबी डिक्लेरेशन, फर्स्ट अफ्रीकन क्लाइमेट समिट 2023 में जो हुआ उसमें किया गया है। प्लेज रखा हुआ है, फाइनेंस प्लेज $100 बिलियन। ठीक, अदिस अबाबा डिक्लेरेशन, ये 90th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर कहाँ पर आयोजित होती, इथियोपिया में, इसको ध्यान रखेंगे। इसको 54 अफ्रीकन नेशंस ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। C40 याद रखेंगे, बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान वॉज अनवील्ड, दिल्ली सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट एंड 3I मॉडल्स इसमें आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 6 इंडियन सिटीज हैं, नेमली दिल्ली NCT, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद इसके पार्ट हैं। 6 इंडियन सिटीज के नाम याद रखना है। ठीक है, फिर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसने लॉन्च किया? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। बेसिकली प्लैनेट वार्मिंग पॉल्यूशन को मेजर करने की टेक्निक्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ये 60 साल ओल्ड वर्ल्ड वेदर वॉच को एम्बॉडीड करने की बात करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट का PT 365 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चूंकि PT 365 कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की और इकोनॉमिक्स की, थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है आपको थोड़े ज़्यादा वीडियोस इसके देखने के लिए मिले, लेकिन प्लीज़ हम यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा है कि मई के मंथ में हम पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको PT 365, तो निश्चिंत रहिए, पूरे PT 365 आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, बस आप वीडियोस टाइम पे देखते रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करते रहिए। अगेन मैं बोलूँगी, अगर कल्चर की आपने आर्ट एंड कल्चर वाली PT 365 नहीं देखी है तो एक बार वो जाकर देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।